जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आज इस नई सीरीज में। आज हम शुरू करने वाले हैं आपका पहला पाठ वास्तविक संख्या, जिसका ये पहला वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है, तो इसमें हम प्रश्नावली 1.1 को समाप्त करेंगे। अरे भैया क्या पढ़ लेंगे हम ऐसा 1.1 प्रश्नावली के अंदर? तो देखो, अगर आप पहली प्रश्नावली समाप्त कर लेते हो तो आप कुछ इस तरीके के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो जाओगे। जैसे कि मान लो आपके पास कोई फैक्ट्री है जो कि चॉकलेट का प्रोडक्शन करती है, और उस फैक्ट्री में दो तरीके के चॉकलेट बनाए जा रहे हैं। उनकी आपको पैकिंग करनी है, और पैकिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि आप एक बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट पैक कर सको, और उन बॉक्सों की जो संख्या हो वो कम से कम हो। तो इस तरह की कंडीशन को कैसे आप हल करोगे, वो आपको सिखाएगा ये प्रश्नावली 1.1 के अंदर। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या आना चाहिए? तो ये प्रश्न हल होते हैं HCF से, महत्तम समापवर्तक से। अब ये महत्तम समापवर्तक को हल क्या होता है, कैसे होगा, उसी को हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। तो ये HCF महत्तम समापवर्तक हल कैसे होगा, वो हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या है? ये आपको हेल्प करेगी HCF निकालने में। और सुनो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ोगे। ये क्या है? ये आपको हेल्प करेगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को करने में, और जिससे आपका HCF निकलेगा। बात क्लियर हुई? तो आप क्या पढ़ोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो हेल्प करेगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम क्या करेगा? आपका HCF निकालेगा। HCF क्या करेगा? इस टाइप के प्रश्नों को हल करेगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझना है, तो उसको समझने के लिए कुछ नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के नंबर होते हैं। तो जिसको आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, अब मैं यहां पे उन कुछ नंबरों को थोड़ा सा आपको रिकैप कराता हूं, याद दिलाता हूं बस। उसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करते हैं। तो सारी प्राकृत संख्याओं के बारे में हम यहां पे बात नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे जो इस प्रश्नावली में यूज होंगी। तो उसमें सबसे पहले आती है आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? ये आपने 9th में पढ़ा था। हाँ पढ़ा था। क्या होती है? ये वे संख्याएं हैं जिन्हें काउंटिंग के लिए अक्सर हम बोलते हैं। कुछ भी काउंटिंग करने के लिए कोई बोलते हैं कि हाँ ये गिन के बताओ कितने आम रखे हैं, तो हम शुरू हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही है प्राकृत संख्याएं। ये उन संख्याओं का संग्रह है। संग्रह समझते हो ना, किसी चीज को इकट्ठा करना। ये उन संख्याओं का संग्रह है जो जिसमें सिर्फ 0 शामिल नहीं होता और ऋणात्मक वाली संख्याएं नहीं होती। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे काउंट करते चले जाओ अनंत तक। ये सारी संख्याओं का संग्रह को बोला गया है प्राकृत संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। बात क्लियर है? तो ये है। तो क्या आप बता सकते हो जो 10 है, 10 हमने बताया कि इसमें 0 शामिल नहीं होता, पर 10 के अंदर तो 0 है। यहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इस बात को अच्छे से समझ लेना। 10 जो है वो प्राकृत संख्या है। 0 सिर्फ जब अकेले लिखा जाए उसको शामिल नहीं करेंगे, वरना तो 0 से तो बहुत सारी संख्याएं बनेंगी, 1000 2000, तो वो सब नहीं शामिल होंगे, वो सब प्राकृत संख्याएं हैं। बट जब अकेले 0 लिखा जाए, सिर्फ 0, वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत होती है। क्लियर है बात? उसके बाद पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या ये उन संख्याओं का संग्रह है जिसमें 0 भी शामिल होता है। अगर प्राकृत संख्या में ही अगर 0 भी शामिल कर देंगे तो अब जो संग्रह बनेगा उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसको कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। समझ रहे हो बात? तो पूर्ण संख्या क्या है? जिसमें 0 भी शामिल होता है। तो क्या 10 जो है होल नंबर है? हाँ जी होल नंबर है, वो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है।
और अब 0 भी आ गया तो इस पूरे संग्रह को बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो क्या जो 2 है वो पूर्ण संख्या है? हाँ जी 2 है, पूर्ण संख्या है। 0 पूर्ण संख्या? हाँ जी 0 है। ठीक है, 0 पर प्राकृत संख्या नहीं है, बस इतना सा है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको पूर्णांक संख्या, जो इसमें बहुत ही ज्यादा यूज होंगी। पूर्णांक संख्या जिसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं और इसको आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल। ठीक है, ये वे संख्याएं हैं, ये उन संख्याओं का कलेक्शन है जिसमें पूरी प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और साथ में ऋणात्मक वाली संख्याएं भी होती हैं। ऋणात्मक वाली संख्याएं मतलब -1, -2, -3, ये कहां तक? अनंत तक। इन संख्याओं के संग्रह को बोला गया है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, माइनस वाली भी सारी संख्याएं होती हैं, शून्य भी होता है और 1, 2, 3, 4 धनात्मक वाली भी संख्याएं होती हैं। अब यहीं से फिर इसके 2 प्रकार मैंने बताए हैं, क्योंकि प्रश्न में यूज होगा धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जो सिर्फ धन में होती हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाली। ठीक है, मतलब ये 1, 2, 3, 4 या एक भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या। ठीक है, ये। और ऋणात्मक क्या होती है? -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो भैया 0 क्या होता है? 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, ये इन दोनों में नहीं आता, धनात्मक ऋणात्मक में, याद रखना। ठीक है, और यहीं पे आप थोड़ा समझ लेना सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जिसको 2 से अगर हम भाग दें तो उसका रिमाइंडर जो शेषफल आता है वो क्या है? 0 है, उससे बोलते हैं सम संख्या। और विषम, और जिसका शेषफल 0 ना आए या जो 2 के पहाड़े में ना आए उसको बोलते हैं विषम, जो 2 के पहाड़े में आती है उसे बोलते हैं सम। पता ही है आपको? हाँ जी, ठीक है। भाज्य संख्या वे संख्या है जो किसी और नंबर से भाग चली जाए, मतलब ये 1 से जाएं और खुद से जाएं और भी किसी संख्या से भाग दे तो ये हो जाएं, वे संख्याओं को बोला गया है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये है प्राइम नंबर। ये क्या होता है? ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से भाग देने पर जाएं और खुद से भाग देने पे जाएं और किसी संख्या से भाग ना जाएं, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य अभाज्य समझ रहे हो ना? जो खुद से, 1 से और भी किसी संख्या से भाग देने पर उनका शेषफल क्या आए? 0 आए। और वे संख्याएं जिनको सिर्फ खुद से और 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आए और किसी से ना आए उनको बोलते हैं अभाज्य। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर आप समझ गए, बस इतनी सी बात है इसमें। अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके पास 59 चॉकलेट है, आपको इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। तो ये लो 59 चॉकलेट है, आपको इसे 3 बराबर बॉक्स में, तीन बॉक्स में पैक करना है जिनमें बराबर बराबर रखी जाए। ठीक है, ऐसा है। तो आप क्या करोगे? पहले बॉक्स, दूसरे बॉक्स, तीसरे बॉक्स, इसमें से एक रखोगे इसमें, फिर एक 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 इसमें, ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर आपको गणित आती है तो आप डायरेक्ट इसको क्या करो? 3 से भाग दे दो, क्योंकि भाग यही बताता है बंटवारा करना, बांटना। अगर आप 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा? ये 3 1 कम 3, यहाँ पे 2 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 29 और 3 9 27 और ये माइनस होके यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस वाले को 19, इस वाले को 19, इस वाले को 19, तो तीनों को 19 19 दे दो, फिर भी 2 चॉकलेट यहाँ पे बच जाएंगी, ये कह रहा है। गणित से बहुत आसानी से हो गया ना। अच्छा, इसी स्थिति को अब हम लेते हैं कि मान लो आपको इसे 5 बॉक्स में बराबर बराबर बांटना है, तब क्या करोगे? तो एक तो वही है, अगर अनपढ़ हो, नहीं आता गणित, तो एक एक रखो, रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप इसको 5 से भाग दे दो। तो अगर हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे 0 आएगा 9, ठीक है, और 5 एकम 5, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि इस वाले में भी 11, इस वाले में भी 11, इस वाले में 11, इस वाले में भी 11, इसमें भी 11 और 4 चॉकलेट फिर भी बच जाएगी।
अगर इसी स्थिति को मैं 7 बराबर बॉक्स में बांटने को बोलूं, 7 बॉक्स में बराबर में बांटने को बोलूं, तब क्या करोगे? फिर वही इसको 7 से भाग दे दोगे। अभी देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये जाएगा 7 सत्ता 49, 8 8 56, ये टाइम में जाएगा और ये 56 और यहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें 8, इसमें भी 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 8 और 2 चॉकलेट फिर भी बच जाएंगी। क्लियर है बात ना? हाँ, तो इसका कहने का मतलब है मैं क्या इस चीज को 59 को एक रिलेशन में लिख सकता हूं, इसका गुणा इसका और प्लस में रिमाइंडर। देखना 19 गुणा 3 प्लस में 2 करूंगा तो ये 59 ही आएगा, 59 ही आएगा ना। देख लो भाई 19 का, ठीक है, और फिर उसमें 2 जोड़ देंगे 57 और फिर 2 जोड़ देंगे 58 59। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 59 को लिख सकते हो 11 गुणा 5 प्लस 4 ये, और इसको भी आप लिख सकते हो 8 गुणा 7 प्लस 2। ठीक है, ये लिखने का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज हम करते आ रहे हैं, नहीं पता तो यहां पे देख लो। और यहीं पे याद रखना आप, अगर मैं इसको A मान लूं और यहां पे जो लिखा गया इसको B मान लूं और ये Q और ये R, देखना A B Q और यहां पे कुछ होता था माइनस करते थे, यहां पे आता था R, और इनका कुछ स्पेसिफिक नाम है बुक में। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं भाज्य। मतलब भाज्य क्या होती थी? संख्याएं जिसमें भाग दिया जाता था और वो चली जाती थी, भाग 0 हो जाती थी किसी ना किसी संख्या से, और इसको बोलते हैं भाजक। जिससे भाग देते हैं उस संख्या को बोला जाता है भाजक। और यहां पे जो आता है इसको बोलते हैं भागफल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोसेंट, और इसको बोलते हैं डिविडेंड, और इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये चीज भी आप पता करके रखो, पता होनी चाहिए। और इसको बोलते हैं क्या? ये होता है शेषफल, बचा हुआ भाग, और जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं A इज इक्वल टू VQ प्लस R? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इस चीज का ऐसे ही फॉर्मेशन बन रहा है। तो यानी कि ये A जो होता है ये क्या होता है? इसका और इसका गुणा होता है और प्लस में R का। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? इनका गुणा प्लस में R। और एक चीज यहां पे ध्यान से देखना, ये जो R था यहां पे 2 आया था, यहां पे 4 आया था, यहां पे 2 आया था। ठीक है, ये सब पे अलग अलग आ रहा था, पर ये कभी क्या हुआ, ये जिससे भाग दिया गया था भाजक से बड़ा नहीं हुआ। ये 3 था, यहाँ पे 2 आया, ये 5 था, यहाँ पे 4 ही आया, यहाँ पे 7 था, ये 2 ही आया, पर इससे बड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पे याद रखना कि ये जो R होता है ये 0 भी होता है। ठीक है, हो सकता है कि कभी यहाँ पे क्या है 0 पूरा भाग चला जाए तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 0 भी हो सकता है ये, और इससे बड़ा होता है, और ये हमेशा छोटा होता है B से, ये जिससे भाग दिया जाता है। ये कंडीशन याद रखना आप। ठीक है, और इसी चीज को बोला गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। समझ पा रहे हो बात? यही चीज है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि A इज इक्वल टू VQ प्लस R। अब यहां पे ये क्या है? भाजक है, भाज्य है। यहां पे ये क्या है? भाज्य है, ये भाजक, ये क्या है? भागफल प्लस में शेषफल। और यहां पे जो शेषफल होता है ये कभी भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ये बात याद रखना। मतलब कि आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? ये 2 धनात्मक पूर्णांक A और B
दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे अब आपको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा। ए बी याद रखना क्या थी, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। इसको अच्छे से आप समझ लेना। ए और बी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मैंने भी बताया धनात्मक पूर्णांक क्या होती है। और Q और R क्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है। इस बात को समझ लेना, ठीक है। Q और R पूर्ण संख्या है। और यहां पे बोला गया अद्वितीय पूर्ण संख्या। अद्वितीय का मतलब है कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे मैंने भाग दिया था यहां पे, जैसे कि 59 को भाग दिया था 3 से, तो उसका शेषफल 2 ही आया था। अब मैं 59 को 3 से भाग दूंगा और कुछ शेषफल आ सकता है, नहीं। अद्वितीय मतलब उसके अलावा कोई नहीं, एक यूनिक है बंदा, वही आएगा। तो अगर 59 को मैं 3 से भाग दूंगा तो शेषफल 2 ही आएगा। और अगर 59 को मैंने 5 से भाग दिया तो शेषफल 4 ही आएगा। और लास्ट वाला था, उसमें 7 से भाग दिया था 59 को, तो उसका शेषफल वहां पे गलती से 4 लिखा था, 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 56 था, 59 में से 56 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 3 ही आएगा। उसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? 59 को आप अगर 7 से भाग दोगे, 3 के अलावा शेषफल और कुछ आएगा नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि ये अद्वितीय पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इस चीज को याद रखना। ए और बी क्या होता है, धनात्मक पूर्ण संख्या, और ये क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। Q और R क्या होता है, ये पूर्ण संख्या होती है, अद्वितीय पूर्ण संख्या। तो बस यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे हम निकालते हैं HCF। इससे तो देखो ये क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने का तरीका है। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांकों के बीच HCF निकालने का तरीका है, जिसमें दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। तो HCF का मतलब अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, HCF होता है महत्तम समापवर्तक। ये वो संख्याएं होती हैं जो किन्हीं दो संख्याओं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बीच की सबसे बड़ी संख्या होती है, जो दोनों को विभाजित करती हैं। मतलब भाग दो तो उनका शेषफल जो होता है 0 आता है। ठीक है, तो ये वो संख्या है। अब इस चीज को करने का क्या नियम है, यहां पे मैंने चरण में बता रखा है। ठीक है, ये निकालने का तरीका है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मैंने 3 चरण लिखे हैं। पहला चरण क्या है कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है इसमें। दूसरे में फिर चेक करना है कि जो आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई है तो वहां पे R आता था, शेषफल। यूक्लिड विभाजन क्या था, A इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। तो ये जो R आता था, क्या ये 0 हो गया है? अगर 0 हो गया है तो जो इसमें भाजक था, यानी कि A और B दो धनात्मक संख्या थी, इसमें जो भाजक था B, वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है A और B का। क्लियर है बात? अगर ऐसा नहीं होता, शेषफल 0 नहीं आया, कोई संख्या आई है, तो फिर हम पहला और दूसरा चरण फिर से लगाते हैं और इसको जब तक ले जाते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और जहां पे शेषफल 0 हुआ वहीं उसी स्थिति में जिससे भाग दिया गया रहता है, यानी कि जो भाजक रहती है वही उन संख्याओं का HCF हो जाती है। क्लियर है बात? अब देखो मैं इस पे एक प्रश्न आपको हल कराता हूं, जो मैंने शुरू में ही बोला था, चॉकलेट वाला एक एग्जांपल लिया था और फिर उसके बाद उदाहरण कराऊंगा। हम पहला जो मैंने शुरू में बताया था वही उदाहरण लेते हैं कि एक फैक्ट्री है जो चॉकलेट बना रही है, 2 तरीके का चॉकलेट बना रही है, P और Q मान लेते हैं, और उसको पैकिंग करनी है चॉकलेट की। वो इस तरीके से पैकिंग करना चाहती है कि एक बॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट आए और जो बॉक्सों की कुल संख्या हो वो कम से कम हो, क्योंकि फैक्ट्री में जाहिर सी बात है जगह कमी होती है, कम जगह में रखना, यानी कि कम बॉक्स लगे और पर ज्यादा से ज्यादा पैकिंग हो जाए बॉक्स के अंदर, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट होती है फैक्ट्री की। भाई उसको सेल करना है, कहीं भी पहुंचाने है सामान, तो क्या करेगी कि एक बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट भरे जा सके और बॉक्सों की जो संख्या हो वो भी कम से कम हो, ऐसा ही चाहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक P तरह का चॉकलेट है, एक Q तरह का है, जो 1215 है P और ये 891 है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, HCF। HCF निकालने के लिए हमें यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमने बताया 3 चरण, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, EDA मैंने लिखा था, तो वो अंग्रेजी में कहते हैं, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा बात नहीं की। तो पहले चरण में क्या था, हमें इस पे क्या करना था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी थी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, 2 धनात्मक पूर्णांकों के बीच में भाग करते हैं और उनको एक लिखते हैं, एक तरीका होता है लिखने का, बस। अब जो 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे वो 2 संख्याएं होंगी, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो जो छोटी संख्या होगी उसे हम बना लेंगे भाजक और जो बड़ी संख्या होगी वो बन जाती है भाज्य। ये चीज था ना, ए क्या था, बड़ा था b से, बताया था कि नहीं, नहीं बताया था, चलो ध्यान रख लो। तो यहाँ पे a और b ये 2 धनात्मक पूर्णांक है, इसमें छोटी संख्या क्या है ये आपको दिख रही है, ये यानी कि इस a यानी कि b की जगह क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी और 12 15 ये हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इनके बीच में भाग देना है, तो हम 891 से भाग देंगे 12 15 को, ठीक है। तो एक बार ले जाते हैं और फिर माइनस करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जाएगा नहीं, ये छोटा हो गया, तो मैं इसी को लिख सकता हूं 12 15 को लिख सकता हूं क्या, इसका और इसका गुणा, ठीक है। यानी कि इसका b क्यों होता था, v की जगह पे हमारा ये है, गुणे में 1 है और प्लस में रिमाइंडर है, ठीक है। और यहां पे ये जो r है ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा और जिससे भाग दिया गया है उससे छोटा होगा। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये मैं लिख सकता हूं किसके जरिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो मैं हल में लिखता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये पहला चरण हमने लगा दिया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मैं लिख सकता हूं ये 12 15 को क्या, गुणे 1 प्लस 324 और जहां पे 324 यानी कि रिमाइंडर जो शेषफल बचा था वो क्या है, इससे छोटा है। हाँ जी है। और दूसरा चरण इसका क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, कि हमें चेक करना था जो r आया था क्या वो 0 है। तो यहाँ पे r क्या है ये, और ये 0 नहीं है, नहीं है तो हमें क्या जाना था, तीसरे चरण पे जाना था। अगर होता तो हम इसी को बता देते कि यही हो गया इसका HCF, बट नहीं है तो हमें तीसरे चरण पे जाना था। और तीसरा चरण क्या कहता था, फिर से आप इस पे लगाओ क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब किसके बीच में लगेगी प्रमेयिका, ये बात आप अच्छे समझना। अब यहां पे लगती है जो r होता है और जो आपका भाजक था उसके बीच में लगती है। चूंकि इसको आप गणित में सिंबल को पढ़ते हो, इसको बोलते हैं चूंकि, हम इसको क्योंकि बोलेंगे, ठीक है, ज्यादा तो ऐसा नहीं। क्योंकि शेषफल क्या है, शेषफल यहां पे है आपका 324 जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कौन कौन सी संख्या, 8 9 1 और 324। इधर वाला मिटा देता हूं पोर्शन, वो रफ वाला था, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। 24 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका लगाने पर भी लिख सकते हो, लगाने पर, ठीक है। अब फिर हम इन पे और इन पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर वही कहती है 2 धनात्मक पूर्णांक है, उसमें जो छोटी संख्या उसको हम बना देंगे भाजक और जो बड़ी संख्या उसे बना देंगे भाज्य। तो अब यहां पे आपका हो गया, ये हो गया क्या, भाजक, ये हो गया भाज्य। तो अब हम इनका भाग करेंगे, हम आपको इधर करके दिखा देते हैं साइड में, ये रफ फिगर है, ये रफ आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसको ले जाते हैं क्या, 324 2 बार में तो जाएगा ही, तो 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 4 और ये हो जाएगा 6, यहां पे घटाएंगे तो ठीक है, 11 में से 8 गए 2 और 3
और यहाँ पे ये 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे फिर लिख सकते हैं कि बराबर, क्योंकि ये यही था आपका भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, तो भाजक है यहाँ पे 324 गुणे भागफल, भागफल आया है 2 और प्लस में शेषफल जो बचा हुआ है 243 है, हाँ जी है। और ये शेषफल क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है, और ये हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। भाजक था आपका 324। क्लियर बात। अब फिर हमें यहां पे देखना पड़ेगा शेषफल 0 है कि नहीं, तो यहां पे हमें 0 नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम इस पे और इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। बस यही चीज आपको करते जानी है, कब तक, जब तक ये शेषफल 0 ना हो जाए। तो फिर हम यही चीज यहां पे फिर से लिखने वाले हैं, क्योंकि शेषफल 243 0 के बराबर नहीं है। ये बराबर का सिंबल लगाओ, काट दो, मतलब बराबर नहीं है। इसलिए (243) और 324 में यहां पे मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पूरा न लिख के इसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूक्लिड डिवीजन लीमा, EDL लिख देता हूं। ठीक है, आप समझ रहे हो, बाकी आप लिख सकते हो, पूरा लिखो यहां पे, समझ रहे हो ना, लिखने की वजह से। लगाने पर, और जब हम फिर लगाएंगे इस पे, तो हम इसको यहां पे कर देते हैं। तो इसमें छोटी संख्या क्या है, ये है, ये आपकी हो जाएगी क्या, भाजक, और भाज्य हो जाएगी बड़ी संख्या, बड़ी कह लो या फिर, तो बस ऐसे ही आप समझ के रखना इसको। और ये एक बार में ले जाते हैं इसको 243, और यहां से 1 आएगा, 8 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये, तो मैं इसे लिख सकता हूं फिर से कि 324 बराबर क्या है, 243 गुणे एक बार में गया है, और इसका भागफल शेषफल बचा हुआ है 81, और ये क्या है, 81 जो है भाजक से छोटा है। हाँ जी हाँ। अब यहां पे भी देखो, अभी भी ये 0 नहीं हुआ R, तो क्या करेंगे, और हम इसको आगे इसी तरीके से करते जाएंगे। तो मैं ऊपर वाला ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, नोट कर लो, ये वाला चीज मैं मिटा रहा हूं यहां से। क्या लिखेंगे कि शेषफल चूंकि या क्योंकि शेषफल 81 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए कौन कौन सी संख्या में, इसमें और इसमें, 243 और 81 में यूक्लिड डिवीजन लीमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर। ये आपको वेबसाइट पे बिल्कुल हिंदी में पूरा लिखा हुआ मिलेगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, लिखने में उतना टाइम नहीं वेस्ट करते, इसलिए मैं EDL लिख दिया हूँ। और वेबसाइट पे आपको सॉल्यूशन देखना है तो पूरा एकदम अच्छे तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे देख लेना। ठीक है, आप यहाँ पे समझो अच्छे से चीजों को। ठीक है, तो अब जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, छोटी संख्या क्या है, 81 है, इसमें डिवाइड करेंगे, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये 243 है, इसको 81 से करेंगे, 3 बार में ले जाते हैं, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24। ठीक है, सेम ही आ गया, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 243 बराबर 81 कितनी बार में गया है, 3 बार में, शेषफल क्या आया है, 0 आया है। अब ये शेषफल क्या है, बराबर है 0 के और छोटा है किससे, 83 से, जिससे 81 से छोटा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहां पे देखो क्या था हमारा तीसरा चरण, कि अगर दूसरा चरण था कि अगर शेषफल 0 हो जाए तब जिस संख्या से हमने भाग दिया था वही उसका HCF हो जाता है। तो यहां पे लिखेंगे इसलिए, इसका मतलब है इसलिए, अगर ये बिंदु 2 बिंदु के ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब है इसलिए, और अगर ये ऐसा लगा है तो इसका मतलब है क्योंकि,
क्योंकि या चूंकि कहते हैं, तो मैं इसको क्योंकि कह रहा हूं, ठीक है। इस चीज को याद रखना, इसलिए ये सब सिंबल यूज होते हैं। तो यहां पे लिखते हैं इसलिए, नीचे का भी मिटा देता हूं, हाँ ऊपर तो लिख ही दिए हैं, ये सब आप नोट कर लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। और अब यहां पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पे क्योंकि शेषफल बराबर जो है 0 है, इसलिए HCF महत्तम समापवर्तक, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, किसका और किसका, इन दोनों संख्याओं का हो जाएगा जिससे हमारा पूरा भाग चला गया है, जिससे 0 हुआ है, मतलब भाजक। तो यहां पे 81 है भाजक। तो 81 वो संख्या है, वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को भाग देगी, भाग चला जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि शेषफल 0 होगा। तो 81 वो सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी भी संख्या हो सकती है जो इनको भाग देंगी पूरा पूरा, पर सबसे बड़ी ये है। तो ये तरीका है HCF निकालने का। क्लियर है? तो अब चॉकलेट की पैकिंग जो करनी है, चॉकलेट के बॉक्स में सबसे ज्यादा संख्याएं कितनी रखा जा सकता है एक बॉक्स के अंदर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इतना पैक कर सकते हो। क्लियर है बात? तो चॉकलेट कितने पैक होंगे, 81। अब बात आती है कि हमें जो निकालना था कितने बॉक्स पैक किए जाएंगे, बॉक्सों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी 81 से इसमें भाग देंगे और फिर इसमें भाग देंगे, और फिर जो हमारा इसका भागफल आएगा उन दोनों के भागफल को जोड़ेंगे, जो संख्या होगी वही होगी बॉक्सों की संख्या, कि कितने बॉक्स हमें पैक करने हैं इतने इतने चॉकलेट के। तो हम इसको अगर हम भाग दें 12, 15 को 81 से, तो ये आपका जाता है 15 बार में, ठीक है। और यहां पे हो जाता है 0। और अगर हम 81 से 891 को भाग देते हैं तो ये जाता है 11 बार में, और यहाँ पे 0 हो जाता है। तो यानी कि 15 प्लस 11 ये हो जाएगा आपका 26। ये होगी न्यूनतम बॉक्सों की संख्या। अगर हम 81 चॉकलेट एक बॉक्स में पैक करेंगे तो इतने बॉक्स लगेंगे कम से कम, ठीक है, न्यूनतम इतने लगेंगे। तो ये इस तरीके से प्रश्नों को आपको हल करना है। अब हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण संख्या 4 आपके बुक में दिया गया है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे तथा ये ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो देखो क्या चीज कह रहा है कि जो ढेरी बने उनमें जो हो बर्फियों की संख्या जो हो समान हो, पर स्थान क्या घेरे, कम घेरे। तो ये जैसे हमने अभी प्रश्न किया, इसमें क्या था कि बॉक्सों की संख्या कम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया था, HCF निकाला था, और उस हर एक बॉक्स में कितने चॉकलेट रखे गए थे, वो थे 81। तो वो क्या थे, सब बॉक्स में समान थे। तो यानी कि वही इनका HCF निकाल के बता देना है कि अगर जैसे उसमें था 81 अगर चॉकलेट पैक करते हैं तो उसमें न्यूनतम बॉक्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना है इन दोनों बर्फियों की जो संख्या बताई गई इनकी, और जो HCF आएगा वही होगा कि इतनी कम से कम आपकी बर्फी उसमें ढेरी में रखनी है, तब क्या होगा, न्यूनतम स्थान घेरेंगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसका HCF निकाल दिया गया। बाकी HCF आप समझ रहे हो कैसे निकालना है, तो मैं इसको करा नहीं रहा हूं, ये सॉल्व है, आप देख सकते हो। इसका HCF निकाला है और फिर यहाँ पे HCF आया है 10। तो 10 अगर 10 बर्फियों की ढेरी लगाएंगी तो परात में न्यूनतम स्थान घेरेगी बर्फी, ठीक है। इसके बाद प्रश्नावली में अगर आप देखना चाहो तो प्रश्नावली में आपका पहला प्रश्न जो है ये देख रहे हो, इनमें 3 दिए गए हैं। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें 3 दिए गए हैं, 3 तरह के, इनका आपको HCF निकालना है। और अगर आप तीसरा प्रश्न देखो
तो ये दो प्रश्न आपसे हो जाएंगे अब HCF की मदद से, पहला और तीसरा। ठीक है, तो हम पहला का आपको एक बताएंगे कोई सा, हम दूसरा बताएंगे आपको इसका। पहले प्रश्न का दूसरा भाग है जिसमें है 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ता है। उसमें पहला चरण है, सबसे पहले क्या करना है, आपको इन दोनों पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगानी है। प्रमेयिका के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों में से जो छोटा है उसको हम भाजक बना लेते हैं, जो बड़ा है उसे भाज्य बना लेते हैं और भाग देते हैं। तो हम इसको मैं इधर सिंपली कर लेता हूं, पहले इसका भाग रफ में। हाँ, तो ये है 96 से। ठीक है, तो हम इसको एक बार ले जाते हैं 196 और यहां से 12 6 आ जाएगा और यहां से ये देगा दिया रहा होगा 7 हो गया है। अभी ये छोटा है इससे, तो इसे लेंगे 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा तो 7, 17 में से 9 इधर चला गया यानी कि यहाँ पे 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, मतलब 186 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ले जाएंगे कितनी बार में, 9 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बार में ले जाएंगे तो ये 9 छक 54 और 9 9 81, 81 और 5 86, 8 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 17। इतनी बार में जाएगा, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा यानी कि 8 आएगा। ये बचा 5, इधर से एक बार लिए 15, 15 में से 6 गए यानी कि 9, इधर बचा 7, 7 में से 7 गए 0 0, तो ये आ गया। अब यहाँ से ये भी आ चुका था, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा, अब ये जाएगा 5 बार में। तो अगर हम 5 से गुणा कर देंगे, 5 छंग 30, 3 5 छंग 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45 और 45 और 3 48, 4 5 एकम 5 4 9, तो ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, तो कहने का मतलब हल में हम लिखेंगे इसके, क्योंकि 38,220 बड़ा है 196 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, ठीक है, लिखने की लैंग्वेज अपनी है पर ये चीजें करनी है, जो चरण में था उसको करना है। आप लिखो कैसे भी, अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, लगाने पर अगर हम जब ये लगा रहे हैं तो हम 38,220 को लिख सकते हैं 196 गुणे क्या, इतनी बार में गया था। ठीक है, जो भागफल है उसका गुणा होता है यहाँ पे, प्लस में शेषफल, शेषफल क्या आया है 0, और साथ में क्या था कि शेषफल क्या होता है 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, और ये क्या होगा भाजक से छोटा। तो यहाँ पे भाजक क्या है 196। ठीक है, ये स्थित है यहाँ पे कायम, क्योंकि शेषफल बराबर हो चुका है 0। ठीक है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा, HCF इसका और इसका हो जाएगा। जहां पे शेषफल आपका 0 होता था उस स्थिति में जिससे आपने भाग दिया था, यानी कि जो भाजक होता है, यहां पे इसी संख्या से भाग देने पर यह शेषफल 0 हुआ है, तो यही आपका HCF हो जाता है। तो 196 आपका क्या हो जाएगा HCF। यही है आपका हल, ऐसे ही है। और ये अगर यहाँ पे ना होता तो फिर हम इसको और करते, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते इसमें, और जो यहाँ पे शेषफल आया होता उसके बीच में, ऐसे करते जाते। तो बस यही है। और अब आप इसका पहला और दूसरा पार्ट खुद करोगे, नहीं समझ में आया upboardclasses.com वेबसाइट पे जाके विजिट कर लेना। ठीक है, करने का तरीका यही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, किसी परेड में
इसके बाद दूसरा, चौथा और पांचवा, ये करने के दूसरे तरीके हैं, मैं इन्हें पढ़ाऊंगा बाद में। पर इसी तरीके से आपका तीसरा हो सकता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? समान, तो जैसे अभी बताया ना कि वो चॉकलेट वाला एग्जांपल तुरंत आना चाहिए आपके दिमाग में कि उसमें क्या था, हमें पैकिंग ऐसे करनी थी कि सबसे ज्यादा नंबर में चॉकलेट पैक किए जाए एक बॉक्स के अंदर और वो समान भी हो, जो कि 81 आया था। वही बात यहां पे आ रही है कि समान स्तंभों में उन्हें मार्च करना है, समूहों की संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो समझ में आ रहा है ना, इसका भी HCF ही निकालना है, वो स्तंभों की संख्या बतानी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न दिया गया है, उसमें 616 सदस्य हैं और उसमें बैंड वाले सदस्यों की संख्या 32 है। इन दोनों के बीच में HCF निकालेंगे जो हमें बताएगा कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका हल लिखते हैं हम। अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी? HCF ऑफ इसका और इसका, इन दोनों का HCF जो होगा वही इसके अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी। अब HCF निकालने का आपको पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगानी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि आप इसको इन दोनों के बीच में भाग करो, उनको एक रूप में लिखो। तो हम यहाँ पे मैं रफ में कर लेता हूं, इसको 32 से भाग करता हूं, एक बार ले जाता हूं 32। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 गए यानी कि 9, ये बचा 5 में से 3 गए 2, 29, यहाँ से 6 आ जाएगा और ये फिर जाएगा 9 बार में, 9 से करते हैं 9 दूनी, तो ये 9 दूनी 18 के 8 हासिल है 1 और 9 9 को 9 18 9 त्रिक 27, 27 1 28, तो 288 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 16, 8, ये बचा 8 में से 8 0 8, तो ये 8 बच गया। यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं 616 को 32 गुणा 19 प्लस 8, 8 हमारा शेषफल आया है और जहाँ पे ये 8 क्या है जिससे हमने भाग दिया था उससे छोटा होगा 32 से। क्लियर है बात? क्योंकि शेषफल यानी कि 8 बराबर 0 नहीं है, नहीं लिखा है यहाँ पे, जो नॉट लगा है वही बता रहा है कि बराबर नहीं है, इसलिए किसमें इसमें और इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका फिर से लगेगा। हाँ, इसलिए 32 और 8 में यूक्लिड डिवीजन लीमा, अंग्रेजी में लिख देते हैं EDL, इसी को इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लीमा कहते हैं, उसको लगाने पर या लगाने पर, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अब जब हम लगाएंगे 32 में 8 से भाग देंगे तो 32 को हम लिख सकते हैं 8 4 बार में जाएगा, 8 चौक 32 और शेषफल 0 आएगा। ठीक है, आप भाग करके देख लो और यहाँ पे ये शेषफल क्या है, बराबर है ये। ठीक है, और जब शेषफल आपका 0 हो जाता है जिस स्थिति में, वहां पे हम देखते हैं भाजक क्या है, मतलब किससे भाग दिया था, तो यहाँ पे 8 दिया है और यही 8 इसका हो जाएगा HCF। इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या
8 है। समझ रहे हो कि प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2, 4 और 5 करेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, तभी ये प्रश्न हो पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम आ जाते हैं बोर्ड पे। तो पूर्णांक संख्या आपको पता है क्या होती है, इसे z से प्रदर्शित करते हैं और i से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर धनात्मक वाली संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक वाली भी संख्याएं होती हैं, पर दशमलव में कोई संख्या नहीं होती है। इस बात को याद रखना। 1 2 3 माइनस वाले 1 2 3, प्लस वाले 1 2 3, जीरो भी है, ये इसका संग्रह होता है, पर पॉइंट वाले नहीं होते। दशमलव वाले 1.5, 3.5, ये सब नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर धनात्मक संख्याएं होती हैं, जीरो के इधर वाली बोली जाती है धनात्मक, इसके इधर वाला ऋणात्मक, जिसके सामने माइनस लगा उसे ऋणात्मक, इधर जिसमें कुछ ना लगा हो या प्लस लगा हो उसे धनात्मक, ठीक है। प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती, नहीं लगा कुछ भी वहां पे यानी कि धनात्मक ही है, अगर माइनस लगा तभी ऋणात्मक है। अच्छा, और इसमें आपने पढ़ा कि ये क्या होती है, जो धनात्मक या ऋणात्मक संख्या ये क्या है, सम और विषम है। जैसे यहाँ पे -2 है, ये क्या है, सम संख्या है, -3 विषम, इधर क्या है 3 है विषम, एक क्या है विषम है, 2 सम। तो बस सम विषम ही संख्याएं होती हैं यहाँ पे, इसके अंदर ये भी चीज आपने समझ ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है 2q + 0, 2q + 1, 2q + 3। ये तो ये क्या है, ये हमने माना है कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो कैसे, अभी आपको आगे सब समझ में आ जाएगा। ये पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है। अब अगर मैं q के स्थान पे, ये है ना q, इनके स्थान पे अगर मैं कोई पूर्ण संख्या रखता हूं तो देखो इनके रिजल्ट क्या आते हैं। अगर मैं इसके q के स्थान पे 0 रखता हूं, 0 पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे 2 × 0, 2 × 0, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 जोड़ के भी 0 ही आने वाला है, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, और प्लस में 1 है, 1 आ जाएगा, 2 × 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम q की जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1 यानी कि 2, 2 × 1 2 और प्लस में 1 यानी कि 3, 2 × 1 2 प्लस में 2 यानी कि 4, 2 × 1 2 प्लस में 3 5, ठीक है। और q बराबर 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस में 1 5, 2 दूना 4 प्लस में 2 6, 2 दूना 4 प्लस में 3 7। अब यहां पे q की जगह पे 3 ले लेते हैं एक और, हाँ, यहां पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 3 दूनी 6 प्लस 3 9। ये आपने देखा, हमने इधर क्या रखा, ये पूर्ण संख्या डाली है और हमने इनको माना है कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहां पे ध्यान से देखना। अगर 2q है, इसमें मैं कोई भी पूर्ण संख्या डालता हूं तो हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में, देखो 0 2 4 6, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम पता है ना, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग चली जाए, तो ये पूरी की पूरी सारी संख्या 2 से भाग चली जाएंगी। अगर 2q + 1 के रूप में है कोई चीज, अगर हम उसमें कोई भी पूर्ण संख्या डालते हैं तब हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, ध्यान से देखो 1 3 5 7, ये क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। ये क्या मिल रहा था, सम मिल रहा था। समझ रहे हो बात को। और फिर यहां पे देखो, अगर 2q + 2 इस रूप में है कोई संख्या, कोई पूर्णांक संख्या, तो इसमें अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या डालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। 2 4 6 8, और 2q + 3 में है, ऐसे में है, तो इसमें भी हमेशा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो आप देख रहे हो विषम क्या है, इसमें भी विषम मिली है, इसमें भी विषम मिली है, और इसमें सम मिली है। तो मेरे पढ़ाने का ये मतलब यहाँ पे इतना सा है कि अगर आपको कहीं भी इस तरीके का रूप का मिलेगा कुछ लिखा हुआ, 2q 2m 2p कुछ भी हो, तो आप यहां से देख के समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें कोई भी पूर्ण संख्या डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, सम या विषम यही मिलेगा। अब इसी के आधार पे आपकी प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं, और उसमें से आपका दूसरा प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। आपको इसमें दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो इस रूप और इस रूप के होते हैं। आप कैसे दर्शाओगे, और जहां पे बताया q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है। क्लियर है बात। अब आपको पता होना चाहिए एकदम अच्छे से पूर्णांक क्या होता है, मैंने 2 बार बता दिया
और नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो जाके देखना क्या है वो पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें हल में हम करेंगे क्या, हम इसमें मान लेंगे, माना a और b बराबर मान लेते हैं 6, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहां पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं इसके और इसके ऊपर। एक बार याद दिला देता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे लगाया जा रहा था। यहां पे ए होता था, यहां पे बी होता था, हम इसको कुछ कोसेंट आता था और यहाँ पे कुछ माइनस करके रिमाइंडर आता था और इनके बीच में रिलेशन होता था। ये a बराबर क्या होता था, इसका गुणा, और ये हो जाता था v क्यू प्लस में r, और जहां पे r क्या होता था, 0 से बड़ा होता था, 0 के बराबर होता था और जिससे भाग दिया गया यानी कि b से छोटा होता था। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है, हाँ, इसको ध्यान में रखना। अब मैं अगर इसके ऊपर लगाता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो क्या मैं a को लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं b की जगह पे क्या है, यहां पे b की जगह पे 6 है, q लिख सकता हूं, प्लस में r लिख सकता हूं, और जहां पे r क्या है, 0 से बड़ा होगा और b की जगह पे यानी कि 6 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो? हाँ जी, ये तो लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस दो धनात्मक संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, और a बराबर, अब यहां पे देखना r क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और 6 के बीच में, 6 से छोटा है, सॉरी ये क्या होता है, इससे छोटा ही रहेगा, ये सिंबल है कि 6 से छोटा ही है। तो r क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो क्या क्या होगा, r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 जाएगा तो 6 r इससे क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर का सिंबल नहीं लगा, इससे छोटा ही, तो सिर्फ 5 तक जाएगा। यानी कि मैं a बराबर लिख सकता हूं 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, हाँ बिल्कुल सही बात है, लिख सकता हूं, क्योंकि r का मान क्या है, यहां से इनके दोनों के बीच में रेंज दी गई है, यहां से यहां तक, तो a बराबर मैं ये लिख सकता हूं। और a क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। और आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, सम विषम, सम विषम, यही होता है। और हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि ये ऐसे वाले टाइप की जो संख्याएं ये क्या है, विषम है। तो क्या करें, अगर हम इसको और इसको सम बता दे या सम सिद्ध कर दे, तो बाकी जो बची हुई संख्या है ये विषम ही हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होती है, सम या विषम से बनी होती है, पूर्ण संख्या सम या विषम से। और हम जब इनकी ये बता दे रहे हैं कि ये सम संख्या है, तो बाकी जो बची क्या हुई, वो विषम संख्या हुई। समझ रहे हो ना? तो देखो अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सम संख्या, ये तो हम 6q को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3q, हाँ। और अगर जब किसी भी संख्या में, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई है यानी कि वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं क्या, यहां से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया यानी कि ये भी क्या है, सम संख्या है। और इसी तरीके से इसको भी, इसमें से अगर 2 बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2, ये भी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो बाकी अब जो बची हुई हैं, अर्थात यहां पे लिख देना ये सम संख्या, सम पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और हमने इसे सिद्ध कैसे कर दिया कि 2 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, गुणा के रूप में, तो ऐसा है, अर्थात 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस
5 धनात्मक विषम संख्या होगी। बस ऐसे ही सिद्ध करना है। जब भाई ये वाली सम सिद्ध हो गई तो जो बची हुई है वो विषम होंगी, क्योंकि धनात्मक या पूर्णांक संख्याएं सम और विषम से मिलकर ही बनी होती हैं। तो उसमें सम निकल गई तो विषम बचेंगी, तो ये सारी विषम होंगी। तो इस तरीके से करना है। बस यही है, नोट कर लो। चौथा प्रश्न दिया गया है, ये भी वैसा ही है कुछ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये चीज आपको दर्शाना है। तो ये भी कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है और उसको आपका वर्ग करना है और उसको इस रूप में दर्शाना है। तो वैसा ही कुछ है। देखो इसको कैसे करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन इसका लिखित अच्छे से चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर लेना, वरना मैं जो समझा रहा हूं वो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो हल माना ए और बी बराबर ले लेते हैं हम इधर 3। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को ही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमने ये दो धनात्मक पूर्णांक माना। अब हम इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 3q + r। ठीक है, जैसे पहले लिखा था वैसा ही। हाँ, और जो r है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और जिससे भाग दिया गया है उससे छोटा होता है। इसका मतलब यहां पे r क्या क्या हो सकता है, यहां पे भाग किससे दिया गया है, 3 से दिया गया है। हाँ, 3 से भाग दिया गया तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा। ये सिंबल बता रहा है कि इससे छोटा ही होगा। तो r क्या क्या होगा, 0, 1, 2। इसका मतलब कि मैं a जो हमारी धनात्मक संख्या है उसको क्या क्या लिख सकता हूं, 3q + 0। ठीक है, 3q + 1, 3q + 2। ठीक है, अब इसी का हमें वर्ग, ये क्या है, सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, हमने माना ना ये कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है a और b, तो a बराबर ये निकला है, तो यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इसी का वर्ग करेंगे और सिद्ध कर देंगे कि उसके रूप का है। तो सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, 3q वर्ग। तो इसको इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 9q, और 9q को हम लिख सकते हैं 3 × 3q, और हम इसी को लिख सकते हैं 3m, जहां पे बता देते हैं कि m बराबर क्या है, 3q है, और ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि m क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए ये, तो m को हम बता देते हैं कि ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ रहे हो बात। अब m बराबर 3q लिखा है तो ये भी पूर्णांक की संख्या होगी ना। जैसे हमने इस चीज को लिखा ये 3q, तो ये 3q ये आपका बनेगा, यहाँ पे 0 हटा दिया तो ये 3q, ये भी पूर्णांक की संख्या थी, तो ऐसा। और इसके बाद हमारा ये है, इसका हमें वर्ग करना है, तो ये है 3q + 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a², यानी कि 3q का स्क्वायर, प्लस में 2ab, a क्या है, 3q है, b क्या है, 1 है, और प्लस में b² यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा। इसका करेंगे ये हो जाएगा 9q², ये हो जाएगा 3 दूनी 6q, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैं यहां से इसी को लिख सकता हूं, अगर मैं इस दोनों में से 3 को बाहर ले लूं, ठीक है, तो ये बचेगा आपका, ये 9² है, सॉरी,
यहाँ पे 3 त्रिक का 9 ना, तो ये 3 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 1, और मैं इसी को लिख सकता हूँ 3m प्लस 1, जहाँ पे m बराबर 3 क्यू प्लस 2 क्यू है और m पूर्णांक संख्या है, ये लिख देना। ठीक है, तो हमने देखा कि इस चीज को भी हमने इस रूप में ला दिया, इस चीज को भी हमने इस रूप में ला दिया, और ये क्या थी, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी। ये क्या थी, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी। ए को कहाँ माना था हमने, ये धनात्मक पूर्णांक है, उसी को इस रूप में लिखा, इस रूप से लाके इस रूप में ला दिया। तो हमने दो चीजों को तो सिद्ध कर दिया कि ये इसके रूप में आ गए। ये वाला भी हम करेंगे, इसको भी यहीं पे बता दूं, या करो या ना करो, पर आपको 2 से बता दिया तो इसका मतलब है कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को इस रूप में ला सकते हो, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसको हमने 1 को ला दिया, इसको करा, इसको भी ला दिया, तो बाकी आगे की भी आ जाएंगी। तो लिखोगे इसी में आंसर में इसके, अर्थात इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया हो। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें दर्शाने को कह रहा था, हमने वैसा दर्शा दिया, तो इसके बाद लिख भी देंगे कि भाई ये लिखा जा सकता है। तो ये है ऐसे सिद्ध करने वाले। 5वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही आपको सिद्ध करने को दिया गया है। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी वहां पे क्या था, वर्ग था, अब यहां पे घन करें तो इस रूप में लिखा जाए। समझ रहे हो ना, वैसा ही बिल्कुल है, बस इसमें क्या करना है, वर्ग की जगह पे घन कर देना है। तो सिमिलर ही है, इसमें लिखेंगे हल में, माना a और b बराबर 9 दो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और इस पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर लिख सकते हैं 9q प्लस r, और जहां पे r होगा आपका 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और 9 से छोटा होगा। यानी लिखो या और करके कि a बराबर 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, r की जगह पे 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 6 7 8 तक जाएगा, 9 से छोटा होगा r। ठीक है, तो 8 तक हम लिख सकते हैं। तो हम पूरा नहीं करेंगे, हम कुछ ही करते हैं, और जिससे कि हमारी कम से कम ये दोनों तीनों सिद्ध हो जाएं। तो 2 तक कर लेते हैं, बाकी तो ये आप 9 तक लिख सकते हो इसको। हाँ, क्लियर है बात, 9q प्लस 3, और हमें इसका घन करना है, तो ये इसका हम पहले घन करते हैं, 9q प्लस 0 है, उसका भी घन करेगा, नहीं पूरे पे ही लगा देते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 9 9 81, और 81 का फिर 9 से करेंगे तो 9 कम 9 9 72 729 q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमें इस रूप में लाना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें से हम 9 बाहर अगर ले लेते हैं तो बचेगा 81 q का घन, यहाँ पे घन है, ठीक है, 3 है, और इसी को हम लिख देते हैं 9m के रूप में, और जहां पे बता देते हैं कि m बराबर है 81 q स्क्वायर, पूर्णांक संख्या है। ये m क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ रहे हो बात, ऐसे कर देना। तो हमने तो एक तो ये सिद्ध कर दिया ये चीज, दूसरा है ये, इसको भी हम इसका घन करते हैं।
ए स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, याद है, ए क्यूब, ए का क्यूब यानी कि 9 क्यू का क्यूब प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर की जगह पे है 9 क्यू का स्क्वायर। ये पढ़ा कि नहीं अभी आपने, शायद नहीं पढ़ा कि पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये हो जाएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर, अभी नहीं पढ़ा आगे पढ़ोगे तो याद रख लेना इसको, ठीक है, कि a प्लस बी का क्यूब अगर है, ये होल क्यूब है, तो ये होता है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। मैंने भी यहाँ पे गलत लिखा है, नहीं सही है, 3 a स्क्वायर b और 1 प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, बी है 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम हल करेंगे तो ये 729 क्यू का क्यूब ही आएगा, ये 1 ही आएगा और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 तिया 27 और इधर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 क्यू और ये 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब आपको इसको किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर रखते हैं पूरे को और इसमें से, चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है तो इसको एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 1 को हम इधर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, 27 को इधर लिख देते हैं, 9 क्यू को इधर लिख देते हैं और 1 को इधर लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसमें 9 कॉमन है, सब में है 9, हाँ जी है। इसमें से 9 जब कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे निकाल लेंगे तो बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस और यहाँ से जब 9 चला जाएगा यहाँ पे क्यू बचेगा प्लस 1 बचेगा। और फिर हम इसी को लिख सकते हैं, इस पूरे को हम m लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है। इस m की जगह पे क्या है, ये पूरा चीज, और जहां बोल देंगे, जहां m क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ऐसा बोल रखा है ना कि m क्या है, पूर्णांक है, नहीं बोल रखा है इसमें, पर आप लिख दोगे कि m पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया। अब इतना नोट कर लो, तो मैं एक और करा देता हूं इसका, ये वाला कि ये वाला पार्ट भी हमें सिद्ध करना है। तो हमने ये 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं थी, इनको तो इस रूप में ला दिया, एक और ला देते हैं, इस रूप में भी ला देते हैं, बस हो गया सिद्ध, यही है। ऊपर से मिटा देता हूं मैं, नाइन क्यू प्लस 2, इसका हम घन करते हैं और इसको भी ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 क्यू का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणे 9 क्यू का स्क्वायर और गुणे में 2 प्लस 3 गुणे 9 क्यू और 2 का स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो ये 7 2 9 क्यूब आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 9 9 81 और 81 गुना 3, तो 3 8 त्रिक 24, ठीक है। और प्लस में ये क्या है, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 नौइया 108 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या लाना है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये 8 लाना है, तो 8 को हम उधर बिल्कुल बाहर रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 क्यू इतना, और 8 को उधर रख लेंगे, 243 क्यू का स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, और प्लस में 108 क्यू प्लस 8, ठीक है। नीचे का इतने में से 9 बाहर आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, 9 को बाहर लेंगे, यहाँ पे 81 क्यू का क्यूब था, और यहाँ से फिर 9 जब इसमें से भी बाहर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 9 जब बाहर जाएगा तो क्या बचेगा, 12 क्यू और प्लस में 8। और अब इतने की जगह पे हम m लिख देंगे और m को बता देंगे कि वो क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8, जहां पे
m पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, या फिर m की वैल्यू भी आप बता सकते हो कि ये है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है भैया जी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।